सर अब हम बात करते हैं लंग्स की। जहाँ से लाइफ बिगिन होती है ना, वहाँ से लंग्स इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी कैपेसिटी देखना ही नहीं चाहते कि लंग की कैपेसिटी क्या है। लंग प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अपने पेशेंट्स में। बलगम के अंदर खून आना, एस्थमा इज ऑन द राइज, कारण टीबी भी हो सकता है क्योंकि लोग दे डोंट डू एक्सरसाइजेस। तो अभी पोल्यूशन इज किलिंग दैट एरिया। ये चीज़ें पोल्यूशन आपके पूरी तरह हाथ में नहीं है, बट ये सिगरेट पीना और ये वो और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट खराब कर देते हैं। मन को रिझाना होता है ना, Justify तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, चल यार 6 सिगरेट तो एक ही वही पिला रहा है तो कोई नहीं, अगर एक पी भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज 1 + 1 11, इट इज नॉट 2। कई लोग गांजा लेते हैं, चरस लेते हैं या इवन स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दोज सब्सटेंसेस टू ओवरकम द डिप्रेशन और व्हाटसोएवर इज इनसाइड। पॉस्चर का कितना इंपॉर्टेंस है ब्रीदिंग में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी चेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंशन ऑफ द थोरैक्स, है कि आपको 8 घंटे सोना है ताकि 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल सके। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। अगर आप सपोज 50 की स्पीड पे हरिद्वार जाएंगे तो आप 4 घंटे में पहुंचेंगे, 100 की स्पीड पे जाएंगे तो आप 2 घंटे में पहुंचेंगे। अब मैं बोलूँ आप 200 की स्पीड पे जाओगे तो आप 200 की स्पीड पे हरिद्वार तो जरूर पहुंचोगे, लेकिन पोटली में पहुंचोगे, आपकी हड्डियां अस्थियां ही जाएंगी वहां पे। तो सेम उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि आपको नहीं हो। पहले आग लगा ली और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज किया और उसको बुझा दी। जो बंदा नॉन स्मोकर है उसका भी लाइफ टाइम रिस्क है कैंसर होने का, हार्ट अटैक होने का, जिसने 100 से कम सिगरेट पी है। टेक केयर ऑफ योर लंग्स, इन्वॉल्व इन सम गुड एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अपनी स्लीप के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, टाइमली सोइए और टाइमली उठिए। दोस्तों, कोविड को गए हुए अब कुछ टाइम हो चुका है, लेकिन उसके इल इफेक्ट्स अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे बैड स्लीपिंग हैबिट्स या फिर मैं कह सकता हूँ लंग इश्यूज, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सब फेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब कर क्या सकते हैं, इन सब चीज़ों को डील कैसे करें, क्या सही हैबिट्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट थे, डॉक्टर हरीश भाटिया, हु इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट। और सिर्फ बैड स्लीपिंग हैबिट्स या लंग कैपेसिटीज को बेटर कैसे करें इस पर बात नहीं हुई, लेकिन हमने ये भी बात की है कि जो स्मोकिंग हम जो बात करते हैं, इतनी सारी और इल इफेक्ट्स हैं, इसको कैसे डील किया जाए। और ये थियोरेटिकल एडवाइजेस नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल एडवाइजेस हैं। सो आई एम श्योर अगर आप इसमें से किसी से भी डील कर रहे हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताएगा कि इन सब प्रॉब्लम्स से हम डील कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द साक्षर दुगुल शो। एंड आप ऑब्वियसली हम काफ़ी कुछ आपसे आज सीखेंगे, जानेंगे, बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल जर्नी। बिकॉज होता क्या है, अब हमारे भारत में माँ बाप चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, लॉयर बने। तो आपके केस में क्या था? इट वॉज मोर लाइक कि अंदर से था मेरे को डॉक्टर बनना है, या नहीं थोड़ा एक सोसाइटी का था कि नहीं चलो डॉक्टर बन जाते हैं? व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? जर्नी के बारे में बोलूँ तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड में ना ट्यूमर था व्हेन आई वाज मतलब 5-6 साल का जब मैं था, तो मुझे याद है, आई कैन रिमेंबर। तो देर एट दैट टाइम वी यूज टू गो टू, मतलब मम्मी पापा लेके जाते थे सफदरजंग हॉस्पिटल में, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे। तो जब वो वहाँ पे लेके जाते थे तो उन्होंने बोला कि अब उसमें क्या था कि जो ट्यूमर था ना, उसने मेरी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस किया था, एंड देयर इज इट्स अ बिग साइज स्ट्रेच मार्क ऑन द बैक ऑफ नेक। तो उन्होंने बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालेंगे, जिसको लंबर पंक्चर भी बोलते हैं आजकल की टर्मिनोलॉजी में, तो विच इज़ वेरी कॉमन। जो भी डिलीवरीज होती हैं ना, वो उस सब के अंदर लंबर पंक्चर करते हैं। लेकिन उस समय इट यूज टू बी अ वेरी बिग थिंग कि भाई रीढ़ की हड्डी में से पानी ले रहे हैं। तो पानी से उनको डायग्नोसिस बनाना था कि ये है क्या एक्चुअली में। उसके बाद उन्होंने जब स्कैन्स किए, सीटी स्कैन्स वगैरह कुछ नहीं था, वो सब नहीं था, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, दिस इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर, तो वो वहाँ पे रहेगा। तो उसकी वजह से क्या था, मेरे हाथ पैरों की मूवमेंट बंद हो गई थी, पैर चलते थे, हाथ बिल्कुल नहीं चलते थे, लटक गए थे, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मेरे फादर ने बोला कि पता नहीं कराएंगे, छोटा बच्चा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन था। और उस समय मुझे याद है कि मेरा 5 साल से लेके 8 साल तक जो 3 साल का टाइम था, आई यूज टू बी इन द हॉस्पिटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब 3 साल आप हॉस्पिटल में रहते हो, आप दिवाली, क्रिसमस, कोई भी बड़े बड़े त्यौहार हैं, वो सब आप हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें क्या होता था, शुरू में कंजर्वेटिवली मैनेज कर किया उन्होंने। कॉलर आपने देखा होगा ना, नेक के अराउंड लोग कॉलर लगा देते हैं, तो मैं कॉलर लगा के वो बस उसी से काम चलता था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ भी हेल्थ थी, तो मुझे लगा कि ऐसे तो कब तक जिंदगी होगी। तो फिर मैंने बोला आई जस्ट मतलब मैंने उनको बोला कि पापा को भी थोड़ा बहुत बोला कि नहीं करवाओ सर्जरी।
और इमेजिन है कि 5-6 साल 7 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरी सर्जरी कराओ, और पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा होगा। तो उस समय मुझे याद है कि जब क्रिसमस का टाइम था तो हमें वो चाबी वाले खिलौने देते थे। तो वो कहते थे कि बेटा आपका ऑपरेशन हो गया, अब आप ये खिलौनों की, क्योंकि मेरे हाथ काम नहीं करते थे, ऊपर के जो दोनों लिम्स हैं, अपर लिम्स। तो उस समय मुझे लगा कि ज़िंदगी की मेरी शुरुआत हो रही है कुछ, कि सर्जरी हो चुकी थी, धीरे-धीरे मैं रिकवर कर रहा था। तो उसके बाद उस समय मुझे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि डॉक्टर्स ने मुझे लाइफ दी, जहाँ मैं सिस्टर्स को देखता था, डॉक्टर्स को देखता था, जिसने मुझे ऑपरेट किया। आई स्टिल रिमेंबर, मतलब मुझे नाम तो याद नहीं है, बट वो फीमेल एक लेडी डॉक्टर थी वो। तो शी गेव मी द न्यू लाइफ। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, अगर कभी ज़िंदगी में मुझे भगवान मौका देगा, तो शायद मैं भी डॉक्टर बनूँगा। तो शायद उसी इंस्पिरेशन को ड्रॉ किया। उसके बाद फिर घर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो बिकॉज़ आई हैव हैड माय एजुकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत स्केर्सिटी होती थी। इमेजिन कि 5th-6th स्टैंडर्ड में तो आप एबीसीडी सीखते थे। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2000, मतलब आई वुड से लेट 90s। तो जब लेट 90s में था तो बहुत ज़्यादा परिवार के पास भी पैसे नहीं थे, तो ये चैलेंज होता था कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बट हमारी फैमिली में कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्रमोट किया। हमारी फैमिली में डॉक्टर्स थे काफ़ी सारे, जिन्होंने बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में किया, तो उनको ये लगा कि ये बच्चा कर सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई एम सिटिंग हियर। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस, बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसने आपको पूरी लाइफ के लिए एक रीशेप कर दिया। मतलब हम बहुत बार जैसे हम बात करते हैं ना, प्रोफेशन आउट ऑफ किसी का इंटरेस्ट है, पैशन है, ज़बरदस्ती है, बट आपका इट वॉज मोर अबाउट पर्पस, बिकॉज इट एक्चुअली गेव आपकी मतलब लाइफ ही चेंज हो गई बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। थैंक यू। तो सर अब हम बात करते हैं लंग्स की। अब लंग्स तो मुझे, अब मेरा इसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन है। कोविड-19 के टाइम एक अपसर्ज आई, लोग बड़े अवेयर हो गए, अरे लंग हेल्थ अच्छी रखनी है, ये खाओ, मोरिंगा खाओ, पता नहीं क्या क्या खाओ। अब क्या हो गया है, अब पीपल आर नॉट बॉदर्ड, कोविड गया छोड़ो, अब क्या, कौन सी लंग प्रॉब्लम क्या है। सो आज की डेट में स्पेशली पोस्ट कोविड कौन सी मेजर लंग प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अपने पेशेंट्स में? देखो, अभी सबसे पहले एक तो विद द एडवेंट ऑफ द न्यूअर डिवाइसेस फॉर स्मोकिंग, अब वो क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि अ, आपको ना, इट्स अ बिग इंडस्ट्री स्मोकिंग के। अगर हम सिगरेट की बात करें, तो क्या होता है कि कोई चीज़ को ना खराब कोई बोलता नहीं है, वो उसको खराब को ना थोड़ा बेटर करने की कोशिश करता है। अब ई सिगरेट इज इक्वली बैड, वेप इज इक्वली बैड, एंड इवन द हुक्का इज इक्वली बैड, और आई वुड से दे आर मोर बैड देन द सिगरेट। बट सिगरेट कंपनी ने उनको क्या प्रमोट किया, लोगों के दिमाग में क्या डाला कि ये बेटर ऑल्टरनेटिव है। बट खराब चीज का कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो अभी जो यंगस्टर्स हैं मेरे पास, जो अभी आते हैं, उनको न्यू ऑनसेट ऑफ एजमा, मतलब जिसको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली, अभी 6 जब मई थी, तो उस दिन वो वर्ल्ड एस्मा डे होता है। तो उसके अंदर मैंने देखा कि पोस्ट कोविड के बाद में, या जो अभी यंगस्टर्स हैं, दे न्यू ऑनसेट पहली बार मेरे पास आया मेरे क्लिनिक में। और जब मैंने उससे हिस्ट्री पूछी, तो कुछ लोग तो बड़े स्केप्टिकल थे कि नहीं, मैं बताऊंगा नहीं अपने पेरेंट्स के सामने। कुछ लोग बाहर चले गए, अच्छा मम्मी पापा बाहर चले गए, हाँ सर मैं कभी कभार ना वेप कर लेता हूँ। और आई कैन इमेजिन कि कभी कभार करता हूँ का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब मैं एक्चुअली में, व्हेन आई एक्चुअली गो डीप इनटू इट, वो बोलता है कि सर मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ। अब वो जो वेप है ना, वेप की खासियत ये है कि आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो। स्मोक डिटेक्टर उसको एस्केप कर देता है। आप बाथरूम के अंदर, कमरे के अंदर, कहीं के अंदर बस खिड़की खोलनी है और उसके अंदर आपको धुआं छोड़ देना है, और वो स्मेल भी नहीं देता बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि विद द एडवेंट ऑफ द न्यू डिवाइसेस, जो कि स्मोकिंग के डिवाइसेस हैं, तो एस्थमा इज ऑन द राइज। एंड पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे लंग के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लोग दे डोंट डू एक्सरसाइजेस। लोग अपनी कैपेसिटी देखना ही नहीं चाहते कि लंग की कैपेसिटी क्या है। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि जो लंग का जो कैपिलरी एरिया है ना, जो एरिया जहाँ पर हमें ऑक्सीजनेशन मिलती है, जैसे अभी हम बैठे हैं आराम से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जब हम व्हेन वी डू द इंटेंस एक्सरसाइज, तो इट कैन एक्सपैंड अप टू द 100 फुटबॉल फील्ड्स। इमेजिन द काइंड ऑफ ऑक्सीजन विच इज गोइंग टू गिव इट टू यू। तो लेकिन जब हम बैठे हैं, तो हमारा शायद हमें 1 फुट जो फुटबॉल फील्ड है रफली, उतना भी हमारे लिए बहुत है। जब एक्सपैंड करता है तो 100 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। तो अभी पोल्यूशन इज किलिंग दैट एरिया, दैट लंग्स का कैपेसिटी। उसके बाद जो सिगरेट्स हैं वो सब कर रही हैं, प्लस लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि लोग आजकल जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी ये सारा लंग की कैपेसिटी को इम्पैक्ट करता है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं किसी को जानता हूँ, मेरी उससे बात हो रही थी, उसका टिपिकल वो स्मोक कर रहा था। मैंने कहा यार क्यों कर रहा है? तो उसका था यार देखो इतनी सारी चीज़ें, अब हम दिल्ली में रहते हैं, वैसे ही हम कितनी सिगरेट्स ऐसे ही हम कर देते हैं, अब मैं एक एक्स्ट्रा करूंगा तो क्या ही होता है। और हमने ये सुना भी है कि आप दिन में 10 सिगरेट कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। मेरे इसमें एक क्वेश्चन है कि इसमें कितनी सच्चाई है? पहला, क्या ये ओवर एग्जैजरेटेड नंबर है? नहीं, ये रियलिस्टिक है। दूसरा, चलो यार ये चीज़ें पोल्यूशन आपके पूरी तरह हाथ में नहीं है, बट ये सिगरेट पीना ये वो और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट खराब कर देते हैं। इट्स अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले ना, जो WHO की डॉक्यूमेंटेड स्टडी है वो ये बताती है कि अगर AQI इज समवेयर अराउंड 200, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन दिल्ली, वेरी वेरी नॉर्मल, तो वी आर डेली स्मोकिंग अराउंड 5 to 6 सिगरेट्स इन अ डे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक सिगरेट पी लो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को लगता है ना कि ऐसा होता है कि देखो, अंदर जब अपने आप को, मन को रिझाना होता है ना, तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो वही बात है कि अगर किसी को जस्टिफाई करता है कोई, चल यार 6 सिगरेट तो AQI पिला रहा है, तो कोई नहीं, अगर एक पी भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या है कि जो सिगरेट है उसके अंदर, उसमें बताया गया, डॉक्यूमेंट क्या है, देर आर 200 डिफरेंट डिफरेंट कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स दैट यू आर स्मोकिंग अलॉन्ग विद द निकोटिन। बिकॉज स्मोकिंग आप क्यों कर रहे हो? निकोटिन की वजह से। एंड नॉट नेसेसरली कि वो एयर के अंदर भी सब कुछ हो। एयर के अंदर जब हम PM 2.5 की बात करते हैं या 10 की बात करते हैं, तो एक सिंपल मैं आपको बताता हूं कि एयर क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारा जो बाल है, इसकी जो थिकनेस है वो 100 माइक्रॉन्स है। अगर बाल को आप 40 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 40 से डिवाइड कर दोगे, तो इट विल बिकम 2.5। तो इमेजिन यू कांट इवन सी थ्रू योर आईज। तो वो जो है दैट नंबर इज 2.5, जिसको 2.5 बोलते हैं। तो 2.5 की जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब पोल्यूशन आता है, तो दैट इट गोज डीपर इनसाइड योर लंग्स, एंड जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, फाइब्रोसिस करता है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां करता है, जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहते हैं, इवन TB भी करता है, एस्मा भी करता है। तो इमेजिन करो कि वो जो सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हो, एक तो एयर दे रहा है, एंड स्मोकिंग के साथ में आप जो हवा का है उसमें 200 अलग से कंपाउंड भी आप अंदर ले जा रहे हो। तो इट इज 1 + 1 11, इट इज नॉट 2। तो अगर आपने 6 सिगरेट के साथ में एक सिगरेट पी, इट माइट एज वेल गो टू दी, दैट नंबर मे टच दी 20, नॉट दी यू आर जस्ट एडिंग दी 1 सिगरेट। सो दैट इज दी, क्योंकि लोग उसको अपनी तरीके से परसीव करते हैं। एंड आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, अभी आपने लाइफस्टाइल की बात की, मेरा एक इसमें जनरल क्वेश्चन रहता है, जैसे मैं बैठा हूँ अभी आपके सामने, मैं आपका पेशेंट हूँ, बैठा हूँ, मेरी एक ब्रीदिंग पैटर्न है। क्या बंदे की ब्रीदिंग पैटर्न देख के कितनी ज़्यादा सांस ले रहा है, कितनी कम ले रहा है, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है, पता लग जाता है कुछ? बिल्कुल पता चलता है। देखो, अब अगर आपसे बात कहूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार या किसी भी ग्रंथ के अनुसार, हम जितनी सांसें हमें भगवान ने दी है ना, वो हम लेके आए हैं, उसकी ऑलरेडी एक लेजर उसका मेंटेन्ड है। अब अगर आप नॉर्मली, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है दैट इज 12 to 14 पर मिनट, और आप सपोज आप स्मोकिंग करते हैं या किसी की वजह से भी आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो आपकी जो इनहेलेशन है दैट मे रीच अप टू दी 16, 18 एंड 20। सो आप उसको जल्दी एग्जॉस्ट कर रहे हो ना। तो आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स हैं उनका जो पल्स है, जो आपने देखा होगा, दैट इज, उसको फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया का मतलब, ब्रेडी मतलब कम, फिजियोलॉजिकल का मतलब उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी है कि उनका जो हार्ट रेट है वो 40-50 नॉर्मल रहता है उनका, जिसको रेस्टिंग हार्ट रेट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसके हार्ट को पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आपकी बीटिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब ऐसे ही अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल्ड है, अगर आप एक्सरसाइजेस की बात करें, चाहे अनुलोम विलोम है, जो बाबा रामदेव जी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, योग गुरु बोलते हैं कि अपनी जिम के अंदर आप जाओगे ना, तो आपको जो आपका ट्रेनर है वो आपको पता है क्या बोलेगा? अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करो। अच्छा, ये आपने लैटरल पुल डाउन मारा, वो बोलता है कि जब ऊपर जा रहा है तो आपको इनहेल करना है, जब आप नीचे लेके आ रहे हो तो एक्सहेल करना है। तो दैट मीन्स कि ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी बीमारी आएगी, या पोल्यूशन होगा या स्मोकिंग होगी, आपका अपनी ब्रीदिंग से कंट्रोल खत्म होगा। तो जब आपका कंट्रोल खत्म होगा तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। जब आप रेट बढ़ेगा तो आप अपनी ब्रेथ को एग्जॉस्ट कर रहे हो।
और इसीलिए आपको वो ऐसी दिनचर्या, आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अच्छा, आपने मेडिटेट सुना होगा। आपने लोग बोलते हैं कि लोग आप ध्यान लगाओ, मेडिटेट के अंदर भी आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो। तो दैट मीन्स कि जो आपकी जो ये ब्रेथ आपको भगवान ने दी है, आपको इसको संभाल के रखना है। तो कोई भी किसी भी चीज़ का सेवन करते हो उसको आप बंद कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आप आपकी जो आपको ये भगवान ने दिया है इसको आप मेंटेन कर सको। तो अभी आपने फ्रीक्वेंसी की बात की, बट लेट्स से अगर मैं आइडियल फ्रीक्वेंसी पे ब्रेथ कर भी रहा हूँ, बट मेरी जो कैपेसिटी है, अगर मेरे को इतनी ब्रेथ लेनी चाहिए, मैं इतनी ले रहा हूँ, क्या इफेक्ट होगा? या फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी डिपेंड करता है? देखो, ये ना अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन भी डिपेंड करता है कि इसको जो रेस्टिंग, जो हमारा, जैसे आप हार्ट रेट की बात करते हो, रेस्टिंग हार्ट रेट मैंने बोला, ऐसे हमारी टाइडल ब्रेथ होती है जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक बार के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो एवरेज अराउंड 400 टू 500 ml हमारे बॉडी के अंदर एयर जाती है और बाहर भी आती है, क्योंकि जब आप अंदर सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो अगर मैं 12 बार बोलूं इंटू 500, इसका मतलब 6 लीटर आप गैस एक्सचेंज करते हो 1 मिनट के अंदर। अब सपोज अगर किसी बंदे का, अगर उसको लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, तो सेम करने के लिए हो सकता है उसको 20 बार ब्रेथ लेनी पड़े, हो सकता है उसको 25 बार भी लेनी पड़े। और उसी से हमें, इसीलिए जैसे ही मेरे चेंबर में पेशेंट आता है तो मुझे उसकी ब्रीदिंग पैटर्न से पता चल जाता है कि वो अपनी छाती से सांस ले रहा है या अपने पेट से ले रहा है, क्योंकि ये भी एक हमें भगवान ने फिजियोलॉजिकल डिफरेंस दिया। अब आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जो मैं आपको बताता हूँ। जो गर्भवती महिला है वो अपने पेट के अंदर बच्चे को कैरी करती है, तो जो गर्भवती महिला के अंदर भगवान ने थोरैको एब्डोमिनल ब्रीदिंग दी है। तो मतलब थोरैको एब्डोमिनल का एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मतलब यह है कि पहले वो अपने चेस्ट से सांस लेगी और उसको पेट सपोर्ट करेगा। हमारा उल्टा है, हमारा पेट प्राइमरली हमें सांस देता है और साथ में लंग्स हमें, जो ये चेस्ट की मसल्स हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं। इसीलिए जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, लोग मतलब जो मेन हैं, अगर उनका वेट गेन होता है तो उनकी रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, फीमेल की कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि उनकी थोरैको एब्डोमिनल, थॉरेक्स एंड एब्डोमिनल, हमारी एब्डोमिनोथोरेसिक ब्रीदिंग है। तो दीज आर दी टू मेजर डिफरेंसेस। क्यों? क्योंकि मदर को बेबी कैरी करना है, तो जब बच्चा पेट में उसके आएगा तो भगवान ने उसको बोला कि तू मेनली यहीं से सांस लेगी। तो ये भगवान ने दिया हमें। और इमेजिन करो कि लोगों ने उसको भी, अब फीमेल आजकल की मैंने देखा है, आजकल की इवन जो लड़कियां हैं, आप डीयू में जाओ, मैंने अपनी डीयू से अपनी जो सुपर स्पेशलाइजेशन की, जहाँ पे पटेल साइंस इंस्टीट्यूट था, उसके बाहर जो 100 मीटर के दायरे के अंदर आपको कोई भी वो स्मोकिंग वाली जगह नहीं मिलेगी। 100.1 मीटर के ऊपर एक स्मोकिंग शॉप है और मैक्सिमम वहाँ पे लड़कियां खड़े होकर सुट्टे मार रही हैं। इमेजिन कि वो क्या आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहती हैं। और ये स्टडी बताती है कि जो लड़कियां स्मोक करती हैं उसकी एक मेमोरी है, वो उनके यूट्रस में जाता है वो धुआं, और कल को वो अगर अपना बच्चा कैरी करती हैं तो वो उसको भी अफेक्ट करता है। मतलब एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है फ्यूचर के लिए भी। यस। आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने बोला कि आपके पेशेंट्स फेस भी करते हैं, बट आज की डेट में ऐसे कौन से, इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला, अगर मैं नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल ख़राब है, दिल्ली जैसी जगह में रह रहा हूँ, ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो जैसी मुझे हो विद रिस्पेक्ट टू माई लंग्स, तो आई शुड बी अलर्ट, मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? और दूसरा, क्या क्या नई टाइप की मैं बोलूँगा डिजीजेस या फिर सफरिंग्स हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू लंग डिजीजेस? ओके, देखो सबसे पहले तो जो सिम्टम्स की बात करें तो टोटल 5-6 सिम्टम्स हैं, उसके अंदर सारे के सारे हजारों लाखों डिजीज चेस्ट के अंदर कवर हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को अगर खांसी हो रही है तो आपको खांसी की दवाई नहीं लेनी, सिरप नहीं लेने, क्योंकि खांसी की आपको यू हैव टू सी द रीजन वाई यू आर कॉफिंग। तो मैं ये मतलब पब्लिक को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और इवन गवर्नमेंट को भी करूंगा। तो आजकल इस चीज़ की बहुत अच्छी अवेयरनेस है लोगों में। पहले लोग क्या करते थे, खांसी हुई, कोई पिल पॉपअप कर ली, कोई लॉजेंसेस ले लिए, या केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने उसको बोला कि भाई ये कफ सिरप ले लो, तो उससे खांसी दबेगी, खांसी का कारण नहीं ढूंढा। तो आजकल लोग मेरे पास आते हैं, यंग जनरेशन जेनजीज हैं, दे आर वेरी अवेयर कि सर मुझे खांसी हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि कोविड के बाद में इसको सोशल स्टिग्मा भी देखा गया। यू कैनॉट कॉफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर्स माँ बाप को फ़ोन कर देती हैं कि
अपने बच्चे को ले जाइए स्कूल से, क्योंकि आपका बच्चा खांस रहा है। तो दिस इज द एक्चुअली में तो ये अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि दूसरा, खांसी के साथ में कई बारी बलगम आना, किसी भी रंग का, जिसको फ्लेम बोलते हैं, स्प्यूटम भी बोलते हैं। बलगम आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, आपने एड्स देखी होंगी, टीबी हो सकता है। उसके बाद चेस्ट पेन होना, उसके बाद वीजिंग साउंड होना। आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि मुझे, जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे म्यूजिकल साउंड आता है, वीजिंग होना। उसके बाद देन बलगम के अंदर खून आना, जो कि कारण टीबी भी हो सकता है। तो ये 5-6 कारण हैं जो कि कार्डिनल सिम्टम्स हैं चेस्ट डिजीजेस के। उस समय आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। सेकेंड, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि विद द एडवेंट ऑफ द जो डिजिटल एरा आ रहा है, उसके अंदर क्या है कि बीमारियां भी बड़ी बड़ी बन रही हैं। जैसे अभी हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ जा रहे हैं, जैसे लंग कैंसर, क्योंकि लोग स्मोक करते हैं। इवन नॉन स्मोकर्स के अंदर भी लंग कैंसर देखा जा रहा है। फीमेल जो मेरे पास अभी आती हैं, उनके अंदर एडिनोकार्सिनोमा, इट इज़ वेरी कॉमन। नॉर्मली कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो कि सिर्फ स्मोकर्स में ही 20 साल पहले होते थे, लेकिन अब वो नॉन स्मोकर्स में भी हैं। तो ऑल थैंक्स टू द पोल्यूशन, ऑल थैंक्स टू देयर डाइट एंड द एनवायरमेंट, और टू सम एक्सटेंट the heredity part or genetics is also contributing to those things. How genetics? Genetics is, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टडी हुई कि फीमेल स्मोक करती है, फीमेल ने बच्चा पैदा किया, चाहे लड़का हुआ या लड़की हुई, उसकी जो जीन्स हैं प्रोजेनी के अंदर, क्योंकि एग्स की क्वालिटी चेंज होगी फीमेल के अंदर, या मेल स्मोक करता है, स्पर्म की क्वालिटी चेंज हुई, तो आप अपनी जनरेशन के अंदर पास ऑन कर रहे हो, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि कल को उसको कैंसर हो जाएगा। आपने अभी इसकी बात की, स्पर्म क्वालिटी और जो एग की क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये जो लंग इन्फेक्शंस हैं या फिर जो भी हमारा लाइफस्टाइल खराब है पोल्यूशन की वजह से, सेक्सुअल जो हमारी परफॉर्मेंस बोल लीजिए या सेक्सुअल जो हमारी हेल्थ है, उस पर कितना इफेक्ट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले, स्मोकिंग जो है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आजकल लोग, बहुत कॉमन है, इट इज़ वेरी कॉमन, पीपल आर कमिंग टू मी कि सर मैं अपनी वाइफ के साथ में जब मैं सेक्स करता हूँ तो मुझे इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, या टाइमिंग मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। और उसके अंदर ये सारी स्टडीज़ WHO की बोलती हैं। अब क्या होता है कि स्पर्म की क्वालिटी, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ बनी, विक्की डॉनर बनी, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी कि जिसके अंदर स्पर्म्स की क्वालिटी के बारे में बताया गया। तो उसके अंदर अब आप ये देखो कि एक और इंडिया में एक और भी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिबेट कर रहा हूँ, कि जब फीमेल का बेबी नहीं होता तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल सिर्फ फीमेल को ही ठहराया जाता है। बहुत सारी मूवीज़ बनी, घर वाली, बाहर वाली, विक्की डॉनर। तो अब उसके अंदर एक जो विक्की डॉनर के अंदर जो वो होती है, मुझे फीमेल का जो हीरोइन थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, यामी गौतम। तो यामी गौतम बोलती है कि वो कहते हैं कि तेरे अंदर प्रॉब्लम है, तो वो कहती तेरे अंदर भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। वो कहता है मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो स्पर्म डोनेट करता हूँ और सबके बच्चे हो रहे हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग करने से या कोई भी किसी तरह का भी सब्सटेंस अब्यूज करने से आपकी स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, आपको साइकोलॉजिकल आपको इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको किक चाहिए। इंपॉर्टेंट इज वाई यू स्मोक। आप किसी भी वजह से परेशान हैं अपनी जिंदगी में, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द सब्सटेंसेस, कि आप चाहे, कई लोग मैरिजुआना लेते हैं, कई लोग गांजा लेते हैं, चरस लेते हैं, या इवन स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दोज सब्सटेंसेस टू ओवरकम द डिप्रेशन और व्हाटसोएवर इज इनसाइड, बट नॉट एक्चुअली गोइंग इनटू द कॉज। तो ये बड़ा रैम्पेंट है, दिस इज वेरी वेरी रैम्पेंट। एक और रैम्पेंट है कि स्लीपिंग पिल्स आर वेरी वेरी रैम्पेंट। आजकल यंगस्टर्स, मेरे पास 18 साल के बच्चे आते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आती, दे आर वेरी रैम्पेंट विदाउट गोइंग इनटू द कॉज। अच्छा, तू क्यों नहीं सो रहा? रात को मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, तू चैटिंग कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, या तू नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहा है, या तू लेट नाइट फूड ऑर्डर कर रहा है, जोमेटो स्विगी से तूने ऑर्डर किया रात को 1 बजे, तू बोल रहा है कि भाई मुझे तो, अच्छा रेड बुल ऑर्डर कर रहा है तू रात को। अब रेड बुल इज एनर्जी ड्रिंक ना, वो आपको जगाएगा ही ना, वो आपको सोने नहीं, इट वोंट लेट यू स्लीप। सो विदाउट लुकिंग एट द कॉज, पीपल आर जस्ट पॉपिंग इन दी स्लीपिंग पिल्स। कि आपने स्लीपिंग की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहीं पढ़ा था, एंड आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट,
कि आपका आजकल क्या हो रहा है, हम फोन्स पे लगे रहते हैं तो हमारा नेचुरली पोस्चर थोड़ा ऐसे झुकाव सा हो जाता है, और उस चक्कर में ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती। तो पोस्चर का कितना इंपॉर्टेंस है ब्रीदिंग में? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल जो कहते हैं न्यू स्मोकिंग इज सिटिंग लुकिंग एट द स्क्रीन, दैट इज द न्यू स्मोकिंग। बिकॉज सी आपका इट इज, इसको एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो दिस इज योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यू आर हुकिंग टू द चेयर्स फॉर 2 घंटे 3 घंटे आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज दे रहे हो, एक के बाद एक एपिसोड को देखते जा रहे हो एंड यू आर एंड साथ में चल रहे हो, पॉपकॉर्न कल्चर, साथ में आप पॉपकॉर्न यूज कर रहे हो या वट एवर यू आर डूइंग। अच्छा, स्मोक करते हो या कुछ और करते हो, बट यू आर सिटिंग। दूसरी बात, आपका यहाँ पे लोगों के हम्प आ रहा है, हम्प आ रहा है, आपने फीमेल का देखा होगा तो हम्प है। उसके बाद ये जो शोल्डर है ये इन्वॉल्व इन मूवमेंट कर जाते हैं। तो हमारी चेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंशन ऑफ द थोरैक्स। तो जब आपकी चेस्ट ही अंदर जा रही है तो आपका थोरैक्स तो एक्सपैंड करेगा ही नहीं। तो यहीं से आपकी रेस्पिरेटरी जो डिजीज है यहाँ यहीं से शुरुआत होती है। आपकी कैपेसिटी खत्म हुई, जिसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। नाउ यू हैव बिकम प्रोन टू द डिसऑर्डर्स, कि आपको निमोनिया का अटैक आया, आपको कोई पोल्यूशन आया, कुछ आया, उससे आपकी और कैपेसिटी कम हो गई। जैसे अगर कोई यंगस्टर ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको देख के लग रहा है मैंने तो सारा काम अब तक खराब ही किया है, उल्टी चीजें की हैं, तो ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कोई बंदा अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में, मे बी सम एक्सरसाइजेस, क्या क्या चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट स्ट्रेट अवे कर सकते हैं? देखो, उसके लिए ना सबसे पहले तो ये है कि आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, और एक्टिव लाइफस्टाइल ना कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। योगा लोग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम की जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो सब कर सकते हैं। आप वॉक इन कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी स्पोर्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइमली सोना है, क्योंकि सोने का आपकी जो सूरज भगवान है, तो आपके हिसाब से नहीं, वो तो जो उनका टाइम है सुबह आने का और शाम को जाने का, वो उसी टाइम से होंगे। तो हमारी जो इंटरनल क्लॉक है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में सेट है। स्लीपिंग टाइम इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो आपकी जो हॉर्मोन्स हैं वो भी उसी तरह से डिजाइंड है आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर बेस्ट टाइम ऑफ एक्सरसाइज, तो हमेशा मैं उनको बोलता हूँ कि या तो मॉर्निंग में करो, या लंच टाइम में करो, या इवनिंग में करो, रात में नहीं करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर स्लीप। उसके बाद क्या है कि आपको डाइट लेना है। लोग चीट डे करते हैं, मैं कहता हूँ चीट डे नहीं करो, चीट मील करो। ठीक है, आपकी लाइफ है, आप एंजॉय करो। अब सैटरडे को लोग क्या करते हैं कि संडे को सुबह उठे तो छोले भटूरे ऑर्डर हो गए, दोपहर को कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा लिया, रात को तो आज मैं भाई बटर चिकन और दाल मखनी खाऊंगा। तो अब आप इतना कार्ब्स अपनी बॉडी में डाल रहे हैं तो कुछ नहीं करोगे, सिर्फ फैट को पाइल अप करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो ब्रीदिंग है, पेट के अराउंड फैट आएगा तो आपकी ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये सारे के सारे हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, एनी स्पोर्ट, एनी एक्टिविटी, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज है कि आप घर के अंदर इंडोर प्लांट्स यूज कर सकते हो, जैसे रबर प्लांट, पीस लिली प्लांट, एलोवेरा। दे आर द नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स एंड दे आर वेरी चीप। इमेजिन, लोग, आपने देखा होगा जब AQI बढ़ जाता है तो लोग सडनली जो अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर ना सारे एयर प्यूरिफायर की एड पॉप होने लग जाती है, और कोई भी सब नेचर के पास जाना चाहते हैं, प्लांट कोई नहीं लगाना चाहता। तो आपने जैसे अपने यहाँ पे पाइन ट्री लगा रखा है, तो दीज आर दी नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। एंड कुछ नहीं है, सिर्फ 1,000-1,500 रुपए के अंदर ये सारे के सारे आप प्लांट लगा सकते हो। ये एयर प्यूरिफायर कितना इफेक्टिव होते हैं, मतलब? देखो, एयर प्यूरिफायर्स दे आर इफेक्टिव, नो डाउट, बट अभी क्या है कि इंडिया के अंदर कुछ गाइडलाइंस नहीं है। जैसे इट डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ द रूम, लेयर्स कितनी है, उसके अंदर कार्बन जो कोटेड फिल्टर है कि नहीं, क्योंकि दैट एब्जॉर्ब्स दी PM 2.5। उसके बाद लेयर ऑफ उसके जो फिल्टर्स हैं वो कितने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर एक SCM होता है, उसके अंदर दैट मेजर्स कि आपका रूम कितना है, इस रूम के लिए आपका ये एयर प्यूरिफायर होना चाहिए। बट सब लोग रैंडमली परचेज करते हैं, और क्या करेंगे, साइट पे जाएंगे, जो सबसे सस्ता माल होगा ना 6-7 हज़ार रुपये का, और 6-7 हज़ार रुपये का एयर प्यूरिफायर इज एज गुड एज कूड़ा। आपने वो पैसे खराब कर दिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा, रूम इट विल हैव टू बी क्लोज्ड, डोर्स क्लोज होने चाहिए। अब आपने कमरा खोल दिया, डोर सारी विंडोज खोल दी कि क्रॉस वेंटिलेशन होगा, साथ में आपने एयर प्यूरिफायर ऑन कर दिया, सो इट विल नॉट वर्क।
एंड क्या ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे हमारी लंग हेल्थ और इम्प्रूव हो सके? कुछ ऐसी चीज़ें हैं? देखो, वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन्स आर ग्रॉसली लैकिंग, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। प्लस सूजी, मैदा, शुगर प्रोडक्ट्स हैं, इसका कंजम्पशन कम करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। आपको याद है जब कोविड था तो डीआरडीओ ने एक पाउडर बनाया था। एक पाउडर बनाया था जिसके अंदर बोला था कि ये जो पाउडर है इट वाज एज गुड एज द ग्लूकॉन डी। उन्होंने ग्लूकॉन डी को मॉडिफाई किया था। उसका पर्पस ये था कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है। फ्यूल इज सिंपल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको जो चाहिए, उन्होंने क्या किया था, ग्लूकॉन डी बना दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया जो कि कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है जीने के लिए, सपोज आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं बोलता हूं 10, उन्होंने क्या किया, उसको 4 पे ले आए। आपकी बॉडी की फ्यूल भी दे दिया और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम कर दी, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की बहुत स्केर्सिटी थी, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं थे, उसके बाद प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल के अंदर हाहाकार था, हल्ला गुल्ला हो रहा था पूरी मीडिया के अंदर कि ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको जो सिंपल कार्ब्स हैं, जो चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का कंजम्पशन कम करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक ओट्स, दलिया, ये सब आपको, जो अगर आपको शुगर लेनी है तो आपको फ्रूट्स की फॉर्म में शुगर लेनी है, सिंपल शुगर नहीं लेनी। उससे आपकी ऑक्सीजन कम यूज होगी और आपकी बॉडी के जो लंग्स हैं वो बेटर काम। अच्छा, हम लोगों की क्या आदत है, हम लोग रील्स देखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें, हम लोग इम्प्लीमेंट तो करते हैं बट कहीं ना कहीं हम ओवर उसमें भी चले जाते हैं मोड में। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रील्स देखी, अब कहा जाता है कि आप कार्डियो करो, थोड़ा आप कार्डियो करो, रनिंग करो, थोड़ा आप अपने आप ब्रीदिंग पैटर्न अपना अच्छी हेल्थ कर लोगे। मैंने से कितनी रील्स देखी जहाँ ओवर जिमिंग या ओवर रनिंग से या तो लोगों को हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं या फिर चेस्ट में पेन होने लग जाता है। तो इस पे आपका क्या टेक है? बड़ा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ना देखो, जो दुनिया है ना वो ना होड़ में भाग रही है। हर बंदा अपने आप को ऋतिक रोशन 6 पैक्स दिखाना चाहता है। अब उसको ये नहीं पता कि ऋतिक रोशन या अगर शाहरुख खान ने अपने 6 पैक्स दिखाए हैं तो शाहरुख खान ने क्या क्या किया, उसको ये नहीं पता। उसको ये पता कि शाहरुख खान के 50-60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में 6 पैक्स होते हैं, मेरे क्यों नहीं हो सकते। तो उसके बाद क्या है कि जल्दी बहुत है। मुझे याद है कि एक बड़ी, मैं जब जिम में जब जाना शुरू किया तो मुझे जो कोच था मेरा, तो उसने एक बड़ा अच्छा मेरे ऊपर, मैंने बोला, मैं कहा सर मैं ये, जबकि डॉक्टर हूँ मैंने कहा मैं सप्लीमेंट्स मुझे लेने चाहिए। वो कहता अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक के अंदर डाका थोड़ा ना डालोगे। कहता है इट्स अ पेशेंस गेम। फिर उसने मुझे नेक्स्ट उसने मुझे बताया, कहता है कभी आपने स्पोर्ट्स पर्सन के बड़े बड़े डोले देखे हैं? कहते हैं क्योंकि उनको, जो आपको पता है एजेंसीज हैं जो कि उनकी जो डोप टेस्टिंग होती है, अगर विराट कोहली की मैं बात कहूँ या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बात कहूँ, तो देयर आर एजेंसीज टू चेक वेदर दे टेक द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और नॉट। बट जिम के अंदर कोई चेक नहीं है। तो उसने मुझे बोला था कि कोई शॉर्टकट नहीं है, इट्स आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कईयों के डोले बहुत दिखते हैं, कईयों के नहीं दिखते। बट आपको, जो आपका एम क्या है, फिटनेस, दैट इज योर फर्स्ट एम, यू शुड बी फ्री ऑफ डिजीज। अब आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करना है, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको VO2 मैक्स बोलते हैं। आजकल जितनी भी स्मार्ट वॉचेस लोग वेयर करते हैं, इसको एक्टिग्राफी बोलते हैं। आप अपनी स्मार्ट वॉचेस से स्लीप मॉनिटर करते हो, हार्ट रेट मॉनिटर करते हो, SpO2 मॉनिटर करते हो, और आप एक VO2 का फीचर आता है, वो बताता है कि जितना हाई VO2 आपका होगा तो इसका मतलब आपकी बॉडी की जो कंप्लायंस है वो उतनी बेटर है। तो उससे आपका पता चलता है कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी है। तो जो लोग भी एक्सरसाइज हमें इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको ये मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके थ्रू कि कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कीजिए। आप अपने डॉक्टर से विजिट करिए। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये नहीं कि मैं तो सीधा 20 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे भागूंगा। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप करिए, और इंजरी प्रोन कोई भी एक्टिविटी है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कीजिए, एंड गो स्लो एंड स्टडी। और जो लाइफस्टाइल है ना सर आपका, ये आपकी सारी जिंदगी के लिए होना चाहिए। नॉट जस्ट कि मैं 3 महीने के अंदर 6 पैक्स निकालूंगा, उसके बाद मैं आराम से ठंडा होकर बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर जैसे मैं थिएटर 15 साल से कर रहा हूँ, प्रोफेशनल थिएटर, और वहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं अपनी लंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज आपको आपका वॉइस थोड़ा अच्छा होना चाहिए।
बट मेरा वहाँ हमेशा एक क्वेश्चन होता था कि ठीक है एक्सरसाइज एक जगह है, बट क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारी हम लंग कैपेसिटी या लंग हेल्थ को चेक कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ बॉल्स आती हैं, आपने देखा होगा 3 बॉल्स हैं उसके अंदर उसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं, कई लोग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर भी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि यू हैव टू, आप जब आप अपनी हवा अंदर खींचते हो तो ऑल द 3 बॉल्स दे, एक येलो कलर की बॉल है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की बॉल है, तो वो तीनों की तीनों बॉल्स अब जानी चाहिए। तो नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत ही चीप एंड बेस्ट एक PEFR है जिसको पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट भी बोलते हैं। उसके अंदर उसकी QR कोड है, उसके अंदर पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। यू कैन चेक योर कैपेसिटी ऑफ द लंग्स एंड एक टेस्टिंग है जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इट इज नॉन इन्वेजिव टेस्ट, आपको ब्लड नहीं देना, आपको ब्लो करना है। उस ब्लो करने से आपको आपकी लंग्स की एज पता चलेगी। जैसे सपोज किसी इंसान की एज 30 ईयर्स है एंड दैट पर्सन इज स्मोकिंग सिगरेट्स, एक्स नंबर ऑफ सिगरेट्स एंड लिविंग इन दिल्ली, पोल्यूशन है, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी लंग की एज कितनी है, तो मैंने अभी हाल ही में उसको लंग की एज बताई 75 ईयर्स। आपको कितने साल का? 30 साल का। अब मैंने उसको ये बताया, कहता है 75 कैसे हो सकती है? मैं कहा जो तुम्हारी लंग की कैपेसिटी है वो एक 75 साल के नॉन स्मोकर के बराबर है, कि तुम्हारे लंग्स इतने खराब हो चुके हैं। एंड जो आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, वो एक वो रील आती है ना कि आप अपनी सांस रोक लो 1 मिनट तक, 1 मिनट के लिए वो जो डॉट डॉट चलता है, हाँ, हाँ हाँ, वो कितना वो देखो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता मुझे, हालांकि इवन आई हैव ट्राइड, बट ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि जो भी मैं आपको बताता हूँ डेटा, दैट इज ऑल बैक्ड बाय द एविडेंस, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, उसके बाद ही हम किसी पेशेंट्स को वो एडवोकेट करते हैं। बट सी, इट्स अ सिंपल टेस्ट, ब्रीदिंग, ब्रेथ होल्डिंग का और ब्रेथ का वो, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, और अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है कि ये पता नहीं मैं तो कर नहीं पा रहा, तो आई थिंक इट इज़ अ टाइम टू विजिट द डॉक्टर। वो आपको बहुत सिंपल टेस्ट हैं जिसके अंदर ब्लड नहीं देना, कुछ नहीं करना, बस फूंक मारना है, उससे पता चल जाता है कि लंग्स की कैपेसिटी क्या है। और आपने अभी बात की लंग एज की, मान लीजिए किसी की काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कोई ऐसे तरीके अब वो कर सकता है जिससे, मैं रिवर्स तो गलत वर्ड होगा, बट डैमेज कंट्रोल हो जाए? यस, डैमेज कंट्रोल हो सकता है कि सबसे पहले ना वी नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। अगर वो स्मोकिंग करता है तो वी हैव टू टेल हिम दैट यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। सबसे पहले स्मोकिंग नहीं करनी, एंड वट एवर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स, जैसे एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो डाइट नहीं अच्छे से ले रहा, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स खराब हैं, और मान लो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में ही इज एक्सपोज टू सम एनवायरनमेंट, जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आया, उसको कुछ लंग्स में प्रॉब्लम थी, वो कुछ नहीं लेता, स्मोकिंग वोकिंग कुछ नहीं करता, बट बाद में मैंने आइडेंटिफाई किया कि यीस्ट की वजह से उसको लंग्स जो है उसके सेंसिटिव है, यीस्ट की वजह से, क्योंकि बेकरी के अंदर बहुत यूज होता है। तो वो शेफ है बाय प्रोफेशन, अब बाय प्रोफेशन वो शेफ है तो यीस्ट का यूज बहुत होता है बेकरी के अंदर, तो उसकी वजह से उसकी एलर्जी है, जिसकी वजह से उसके लंग श्रिंक कर रहे थे। तो मैंने बोला कि यू देखो, ईदर यू चेंज योर प्रोफेशन और यू हैव टू लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव। तो अल्टीमेटली उसने ये बोला कि मैं फिर अपनी बेकरी खोल लेता हूँ, वट एवर इट इज। तो वी कैन, आजकल के टाइम के अंदर वी कैन आइडेंटिफाई द रीजंस व्हाई द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैक्टर्स विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट डिजीज, लाइक द स्मोकिंग और एनी अदर फैक्टर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सर, आपने कुछ टाइम पहले स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, एंड कोविड से हम देख रहे हैं सबके स्लीप पैटर्न्स बहुत ख़राब हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि कोविड को हुए हुए अब कितने साल हो चुके हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल उस टाइम बना था वैसा ही स्लीपिंग पैटर्न आज भी है। तो स्लीपिंग ऑर्डर्स के रिगार्डिंग आपको आजकल क्या ट्रेंड दिख रहा है? लाइक व्हाट इज द रियलिटी ऑफ स्लीपिंग ऑर्डर्स? रियलिटी ये है कि जो स्लीप है ना, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आई, 8 घंटे की स्लीप ने, सबने बोला कि 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए, ये कभी चेंज नहीं हुआ और ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आप देखो, आज से 100 साल पहले भी लोग उतना सोते थे, जबकि आज भी रिकमेंडेड तो यही है, 2 पीपल आर स्लीपिंग लेस, एंड स्लीप का डायरेक्ट कंसिक्वेंस है आपकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि स्लीप, आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी अगले दिन के लिए आपको चार्ज कर रही होती है, जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो। अब लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर पार्टी करते हैं रात को, अच्छा वीकेंड है यार, अब तो मैं रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे सोऊंगा, किसी फ्रेंड्स के पास चला जाऊंगा या कुछ भी करूंगा, बिंज करूंगा, ड्रिंकिंग करूंगा। तो आइडली जो वीकेंड्स का टाइम है, दैट इज अ टाइम टू कैच योर स्लीप। जो BPO वर्कर्स हैं, जो रात के समय जिनकी शिफ्ट है,
तो उनकी जो हफ्ते में जो 2 से 3 दिन जब उनको टाइम मिलता है वो कैच करने के लिए ना, बट दे डोंट कैच। और जो एक स्टडी अभी रिसेंटली आई है, जो बीपीओ वर्कर्स हैं जो रात में काम करते हैं, they have a more chances towards having the diabetes, the hypertension, then the strokes, and even the heart attack. Or they tend to be more obese as compared to the normal, not obese but overweight, क्योंकि बॉडी क्लॉक ही पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। उसके बाद जब आपने मेरे से जो सवाल पूछा कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि रात को लोग, बहुत सारे लोग ना रात को मी टाइम बोलते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट एक्चुअली में दैट इज नॉट मी टाइम, दैट इज योर टाइम, दैट इज स्लीप टाइम, दैट इज नॉट मी टाइम। तो समहाउ द स्लीप इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। आजकल ये हसल कल्चर जो आगे हम इतना देखते हैं, 72 आवर वर्क वीक, 100 आवर वर्क वीक, ऑब्वियसली स्लीप इज द फर्स्ट थिंग जो कॉम्प्रोमाइज होती है। मतलब हमने तो कितने लोगों को देख रखा है कि लोग खाना शायद कॉम्प्रोमाइज ना करें बट स्लीप से टाइम काटते रहते हैं। अच्छा चला 3 घंटे सो जाऊंगा, 4 घंटे सो जाऊंगा। अच्छा उनका आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा बट कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं जो कहते हैं हम 4 घंटे सो जाते हैं, 5 घंटे में भी कर देते हैं। तो वो कहते हैं यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है। वो अगेन वो जस्टिफिकेशन वाली गेम खेलते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास आई एम श्योर ऐसे कुछ केसेस आए होंगे कि हसल कल्चर के चक्कर में स्लीप की बैंड बज गई। देखो उसके अंदर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मोदी जी और योगी जी के बारे में भी बात करो तो वो भी 4-5 घंटे ही सोते हैं। तो सबसे पहले ना लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट। अब मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल बताता हूँ। स्लीप 2 तरह की होती है, एक आरईएम स्लीप होती है, एक एनआरईएम स्लीप होती है। आरईएम स्लीप रफली कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल स्लीप टाइम। लेट्स से कि आप 8 घंटे सोए, उसका 40% हो गया 3-3.25 घंटे। आपको 3.25 घंटे की स्लीप सफिशिएंट होती है आपके लिए, बट प्रोवाइडेड यू हैव द 40% ऑफ दैट रेम स्लीप, क्योंकि रेम स्लीप आपको अगले दिन के लिए चार्ज करती है। ठीक है। अब क्या होता है कि रेम स्लीप का एक टाइम है जब आप रात को सोते हो, क्योंकि आप जब सूरज भगवान जब चले गए तो रात को अगर 11-12 बजे, तो 12 बजे आपके हार्मोन्स के चेंजेस होने लगते हैं। तो जो टाइम 1 बजे से लेके 4 बजे तक का होता है ये रेम स्लीप का टाइम है। एंड लेट्स से कि यू आर स्लीपिंग एट अराउंड 1 o'clock और 2 o'clock, तो यू आर लूजिंग द रेम स्लीप। और अगले दिन भले ही आप 8 घंटे की नींद लेके सोए तो आपको अगले दिन ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है। तो आपने क्या किया, क्या चीज लूज की, रेम स्लीप आपने लूज की। और रेम स्लीप का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो इसीलिए जो रामदेव की हम बात करते हैं, या आपने देखा होगा पहले जमाने में जो योग निद्रा में जाते थे, जो योग करते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, दे स्टिल टेक 3 hours 4 hours स्लीप। वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से बना लिया है कि जैसे ही वो सोते हैं स्ट्रेट अवे वो रेम स्लीप में चले जाते हैं। तो उनके लिए 3 घंटे बहुत हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप सोते हो, टिपिकल पैटर्न क्या है, आप सोओगे, करवटें बदलोगे, थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, आज ये चला, आज मेरे को ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, अरे यार वो रील का वो यार कल उसको मेल करनी थी। यू विल स्पेंड 2 hours इनटू द बेड जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, यू आर नॉट स्लीपिंग। अब रेम स्लीप क्या बोलते हैं कि योर बॉडी इज टोटली पैरालाइज्ड, आपको वियर्ड ड्रीम्स हैं बट यू डोंट रिमेंबर द ड्रीम्स नेक्स्ट डे। तो इसको रेम स्लीप बोलते हैं। अब नेक्स्ट हैपेंस इज कि जो लोग सोचते हैं, दिमाग में दिनचर्या पूरी चलती है, उसके बाद आपने अल्कोहल ले लिया, रात के समय कोई टी ले ली, कॉफी ले ली, बड़ा कल्चर है आजकल ना कि रात को तो मैं भाई चाय पिए बिना मुझे नींद नहीं, आई डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग विद देयर बॉडी, बट वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। दैट इज बीन डॉक्यूमेंटेड एंड दैट इज देयर। अब उसके बाद क्या होता है कि जो लोग हैं कि क्या नाम है, जो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए 4 घंटे 5 घंटे बहुत हैं, तो वो उन्होंने महारत हासिल नहीं की। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो क्या करते हैं 3-4 घंटे सो के उनका काम चलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को, और वो पता है क्या उनका शेड्यूल बताऊं मैं आपको, 6 बजे के बाद वो डिनर नहीं करते, एंड दे स्लीप बाय 10 o'clock एंड दे स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स आफ्टर 7 PM। तो कैन यू डू दैट इन योर लाइफ? और खाने के बीच में और सोने के बीच में 4 घंटे का डिस्टेंस वो मेंटेन करते हैं कि 4 घंटे। तो दैट इफ यू डू दैट, दैट विल हेल्प यू टू स्लीप, टू हैव अ REM स्लीप, एंड दैट इज दी। उसके अंदर जो आपकी जो मतलब प्रोडक्टिविटी आएगी, जिसको कहते हैं ना वर्क की प्रोडक्टिविटी, अगर आप 1 घंटे एक आदमी काम कर रहा है 8 घंटे में से उसकी प्रोडक्टिविटी 4 घंटे निकल रही है, तो ऐसे ही है कि आपको 8 घंटे सोना है ताकि 4 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकल सके। एक लास्ट लाइन
जब भी आपको बेड पे लेटना है, बेड पे, तो सिर्फ 2 पर्पस के लिए लेटना है, या तो सेक्स के लिए या स्लीप के लिए। और गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको 20 मिनट के अंदर नींद नहीं आई तो आपको बेड से उठ के चले जाना है। You listen to the music, you speak to your family members, you read a novel, you do anything. Don't scroll the mobile, don't take the coffee, don't eat anything. आपने कहा कि आपने जो हमें समझाया कि 1 से लेके 4 बजे के बीच सुबह सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट मैंने कई जगह पढ़ा है कि रात के 9 से लेके 1 बजे के बीच भी कुछ स्पेसिफिक चीज होती है। नहीं, उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक हार्मोन्स होता है जिसको मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। मार्केट के अंदर मेलाटोनिन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। तो वो आपके ब्रेन को क्या होता है कि जैसे ही सूरज देवता डूबते हैं तो आपका जो लाइट है, आपकी मॉर्निंग की जो लाइट है वो आपकी रेटिना को एक्टिवेट करती है। तो जैसे ही सूरज भगवान डूबे तो आपके रेटिना धीरे 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 आपकी बॉडी के अंदर वो प्रेशर बिल्डअप होता है स्लीप का। तो मेलाटोनिन इज अ हार्मोन विच बिल्ड अप द प्रेशर सो दैट यू कैन स्लीप ऑन टाइम। बट मेलाटोनिन इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। लोग क्या करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं मोबाइल के अंदर। आपने देखा ना, वाइट लाइट, मोबाइल के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर आया, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को ये तो नहीं बोला कि मोबाइल मत यूज करो, उन्होंने ब्लू लाइट फिल्टर डाल दिया कि तुम यूज करो, क्योंकि ब्लू लाइट आपके रेटिना को एक्टिवेट करता है जिससे आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरा एक फ्रेंड है, वो रात को डिनर नहीं करता, वो लंच ही अपना 3 बजे करता है, फिर कुछ नहीं खाता, एंड ही ट्राइज टू स्लीप अराउंड 10 o'clock। बट 10 o'clock सोने के लिए उसको 8 बजे जाना पड़ता है। कहता है मेरे को 2 घंटे तक बड़ी जबरदस्ती अपने आप को सुलाना पड़ता है। तो इस केस में क्या रीजन हो सकता है? देखो, उसके लिए ना हो सकता है कि कुछ उसको एनआरईएम स्लीप बोलते हैं। वो ओवरथिंक बहुत करता है, ये वो कहता है। तो उसके अंदर उनको इसको कहते हैं सीबीटी। सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। देन कुछ कुछ रेमेडीज है, मैं आपको बताता हूँ। कोल्ड शावर, आजकल गर्मियाँ तो यू कैन हैव अ कोल्ड शावर। यू कैन टेक 1 or 2 pieces of the dark chocolate because that helps you to sleep. You can take decaffeinated chamomile tea. Chamomile मार्केट के अंदर मिलता है, वो आपको स्लीप आपको मतलब इंड्यूस करवाता है वो। दूसरा, यू कैन हैव द पिस्तास। तो ये 5-6 रेमेडीज हैं। यू कैन मेडिटेट, यू कैन रीड द नॉवल, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक। बट अगर वो कांस्टेंट उसकी थिंकिंग आ रही है तो वो क्या हो रहा है कि आपको सोने नहीं दे रहा, तो आपको रेमेडीज करनी है जिससे आपको नींद आ जाए। और मैंने आपको बोला है ना कि अब मेरे से ना एक सवाल पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंगली लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो रात को ना 2 बजे सोता हूँ, मेरे को 2 बजे से पहले नींद नहीं आती और सुबह मैं 10 बजे उठता हूँ, अच्छा मैं कैसे अपनी नींद को इंप्रूव करूँ? तो मैं उसे कहता हूँ, भाई तू रात को 2 बजे सो, तू सुबह 6 बजे उठ जा। आप सुबह 6 बजे उठोगे ना तो रात को 2 बजे नहीं सोओगे, आपको 10 बजे नींद आएगी। तो आपको पहले उठने वाला टाइम को पकड़ना है, वो एंड पकड़ना है, आपको सोने वाला एंड नहीं पकड़ना। और आप खुद करके देखो, जिस दिन सुबह आप 6 बजे उठोगे, आपको यू हैव सम कमिटमेंट, आपको रात को ऑटोमेटिकली जल्दी नींद आएगी। हमने जैसे सेलिब्रिटीज लाइक अक्षय कुमार की टाइम से सोना, टाइम से उठना, बट ये सुनने में तो ऑब्वियसली इट्स आइडियल, ग्रेट, बट जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, कितना इजी, कितना डिफिकल्ट, इनफैक्ट क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं? अगर मान लीजिए जैसे मैं खुद हूँ, मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ मैं जल्दी सोऊं, बट जैसे आज ही मेरे को डिनर पे जाना है, अब वो डिनर से आते आते ही मुझे 11:30 हो जाएंगे। अच्छा, अब उनको मना भी नहीं कर सकते कि जी मैं नहीं खाऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, बट फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप, जैसे अगर आपने सपोज आज आपने डिनर पे गए आप, तो ट्राई टू हैव समथिंग विच इज जिसको आप ये बोलो कि लाइटर मील, ये आपके हाथ में है। आपने सूप ले लिया, आपने कुछ सपोज स्नैक्स वगैरह ले लिए, आपने पूरी मील ना लेके, क्योंकि आपको पता है कि आप 11:30 बजे अगर इफ़ यू हैव अ डिनर, इफ़ यू रीच एट योर प्लेस एट 12 o'clock एंड यू आर गोइंग टू स्लीप, तो आपकी जो जितना लेट आपने खाना खाया वो आपकी स्लीप की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर द लाइटर मील्स, यू कैन ऑप्ट फॉर विदाउट द कॉफ़ी और द कोल्ड ड्रिंक्स। इवन कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन है, आपको पता है। उसके बाद अल्कोहल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अफेक्ट्स योर स्लीप क्वालिटी, क्योंकि अल्कोहल, वो मैंने आपको बताया रेम स्लीप, अल्कोहल डायरेक्टली रेम स्लीप को अफेक्ट करता है। आपने कभी देखा होगा ना, अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन सुबह जल्दी, बहुत जल्दी उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक तो यूरिन बहुत आता है रात के समय, दूसरा अल्कोहल आपको जल्दी सुला देता है, लेकिन आपकी स्लीप को मेंटेन नहीं करता। इट अफेक्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ द स्लीप एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगले दिन आपको हैंगओवर होता है, इसीलिए अगले दिन आपको नींद आता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ जो फैक्टर्स हैं, अपने इनटेक को लिमिट कीजिए। जब आप गए हैं उसके बाद आपको टी कॉफ़ी का आपके पास ऑप्शन है तो उसको आप
लिमिट कीजिए, अल्कोहल का आपके पास ऑप्शन है तो उसको आपको लिमिट कीजिए। तो आई थिंक वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमें सोशली भी कनेक्ट होना है, बट थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान करके। तो आइडियली कितने बजे डिनर कर लेना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए? देखो, आइडियली जो स्टडीज ये कहती हैं कि 3 घंटे का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। अब इट इज टोटली अप टू यू, वंस इन अ वाइल यू कैन चीट, यू कैन, आप वो कर सकते हो कि जैसे अगर आपने 11 बजे खाया तो कोशिश करो कि कुछ नॉवल पढ़ लो, लिसन टू द म्यूजिक, गो फॉर सम वॉक। उसके बाद कुछ कोल्ड शावर लोग लेते हैं, जैसे मैं नॉर्मली कोल्ड शावर लेता हूँ, तो कोल्ड शावर से बहुत अच्छी नींद आती है। तो लेट्स से अगर मैं 7 बजे डिनर खा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, नॉट खा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तो 10 बजे मैं सो जाऊँ, दैट्स वेरी गुड। एंड मैं सुबह अगर मान लीजिए 4 बजे भी उठ रहा हूँ, फ्रॉम 10 to 4, मैंने आई विल बी फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश हो गया आप। तो सबसे पहले आप ना 4 बजे का एंड पकड़ो, या ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, 4-5 बजे का आप टाइम पकड़ो। रात को ऑटोमेटिकली आपको 10 बजे नींद आएगी, यू ट्राई इट। और दोपहर के समय कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अगर मुझे नींद आ रही है तो क्या करूं, तो मैं बोलता हूं कि 20 मिनट की आप नैप ले सकते हो। इट इज़ लाइक योर आईज आर क्लोज्ड, योर माइंड इज रिलैक्स्ड, आप अपने आप को चार्ज कर रहे हो। क्योंकि आप अगर 2 बजे 3 बजे आप अपने आप को नैप ले रहे हो, तो आपका भी दिन पड़ा हुआ है ना, 8 घंटे तो पड़े ही, आपको काम करना है। तो आपको एक पावर नैप लेनी है। और विदाउट दूसरा, 3 बजे के बाद कोई भी आपको टी कॉफी का इंटेक या कोल्ड ड्रिंक का इंटेक नहीं करना। और हम उल्टा करते हैं। हम उल्टा करते हैं, हम तो भाई शाम को 7 बजे लेट्स हैव अ कॉफी, तो दैट आल्सो इंटरप्ट्स। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप किसी से बात करोगे ना, अच्छे से बात करोगे, तो वो आपको खुद ही बता देगा कि यार मैंने अभी कॉफी पी के आया हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आया हूँ, डाइट कोक पी के आया हूँ, या दूसरा कुछ पी के आया हूँ। वो आपको बता देगा मैंने कुछ ऐसी चीज कंज्यूम की है जो कि मेरी बॉडी को एक्टिवेट, चार्ज कर दिया जिसने मेरी बॉडी को। ये स्लीप डाइवर्स क्या होता है? बड़ा ट्रेंड में है आजकल, बहुत ट्रेंड में है। स्लीप डाइवोर्स सिंपल है कि दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके अपने अपने स्केड्यूल डिफरेंट है। लेट्स से कि हस्बैंड इज वर्किंग इन अ एक्स कंपनी, वाइफ इज ईदर द हाउस वाइफ और वर्किंग इन अ एक्स कंपनी, सो दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ब्ला 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 डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स। रात को हस्बैंड कहता है कि भाई रात को तो मैं तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखूंगा, या वाइफ कहती है कि भाई मैं कुछ और अपनी वो करूंगी। तो दे आर स्लीपिंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट रूम। अब इसको आजकल बड़ा ट्रेंड में है, लोग इसको एडवोकेट कर रहे हैं कि स्लीप डाइवोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन स्लीप डाइवोर्स के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। अब उसके अंदर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अब अक्सर मेरे को बोलते हैं न्यूली वेडेड कपल, वो मेरे को बोलता है कि सर मुझे अपनी वाइफ के साथ नहीं सोना, या वाइफ कहती है कि उसके साथ नहीं। क्यों भाई? खराटे बहुत मारता है, ये तो बहुत खराटे मारता है भाई, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। अच्छा, रात को ये मोबाइल स्क्रॉल कर रहा होता है, मेरे को तो पिच डार्क में सोना है। तो वो जो बंदे हैं वो स्लीप डाइवोर्स ऑप्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि व्हेन यू स्लीप विद समवन, तो जब आप सोते हो अपनी वाइफ के साथ में सोते हो या अपने बच्चे को, तो जब, अच्छा आपको पता है इसके साथ में एक और चीज़ करना करूँगा, ब्रीदिंग टेडीज। आजकल ब्रीदिंग टेडीज बहुत ट्रेंड में है। ब्रीदिंग टेडीज क्या है कि जो लोग, जिनका वर्क कल्चर है, जो अकेले रहते हैं अपने कमरे में, तो वो टेडीज हैं, दे आर सिंपल टेडी बियर्स जो कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। उसके अंदर एक सेल है, आपने उसको चार्ज कर लिया, तो वो क्या करते हैं, आप उसको ऐसे लगा के गले में आप करके सोओगे, आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ कोई सो रहा है। और ये स्टडीज़ बताती हैं कि उससे आपकी डिप्रेशन कम होती है, आपको नींद बेटर आती है। अब इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लीप डाइवोर्स, आप अलग अलग सो रहे हो, आपका जो हस्बैंड एंड वाइफ का कॉर्डियल रिलेशनशिप इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, सेक्स इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। जब आप हफ्ते में 6 दिन अलग से सोओगे, एक दिन सिर्फ सेक्स के लिए आओगे, और जब आप साथ सोओगे तो सेक्स भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद एक कडलिंग एक दूसरे से, यू कैन डिस्कस दी फैमिली मैटर्स, यू कैन डिस्कस अबाउट योर सेल्फ, हाउ वॉज योर डे, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वट आर योर फ्यूचर प्लान्स, बेबी करना है या नहीं करना। तो यू आर लूजिंग ऑन दोज थिंग्स जस्ट टू हैव अ गुड स्लीप। सो स्लीप डाइवोर्स इज नॉट द ऑप्शन। यू शुड सिट टुगेदर, यू शुड, आई वुड से कि डिस्कस, आप डिस्कस करो, आइडेंटिफाई करो कि क्यों आपको स्लीप डाइवोर्स करना है। तो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है, तो अगर जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, इसके कोई टेस्ट होते हैं या आप बस बात करके आपको पता लग जाता है कि हाँ यार? देखो, इसका आप गूगल करोगे तो गूगल के अंदर बहुत सारे स्लीप के क्वेश्चनेयर्स हैं, जैसे ESS, एक एप्सवर्थ स्लीपीनेस स्केल बोलते हैं, बहुत सारे स्केल्स हैं, दे आर इजीली अवेलेबल। बट अगर हमें लगता है कि इफ़ वी, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी पेशेंट को ज़रूरत है, देन वी गो फॉर द पॉलीसोम्नोग्राफी। पॉलीसोम्नोग्राफी इज़ अ सिंपल टेस्ट। उसमें क्या होता है, एक सिंपल तारे लगा देते हैं ब्रेन के अराउंड, यहाँ पे
जैसे आपने देखा होगा ना कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से आप वो मेजर करते हैं, तो इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो कि हॉस्पिटल में भी होता है, घर पे भी होता है, क्लिनिक्स में भी होता है, जो आपके नींद के पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और अकॉर्डिंगली वो ये बोलता है कि आपके लिए कौन सी थेरेपी आपको सूट करती है। अब दो टाइप के लोग हैं जिनकी आई थिंक स्लीप से नहीं बनती। पहले तो वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि वी आर नाइट आउल्स, हमें रात को ही पढ़ना है, यस 11 बजे के बाद हम लेंगे और 3 बजे सोएंगे, पहले वो लोग। दूसरे ऐसे लोग जिनकी शिफ्ट उल्टी है, रात की ही शिफ्ट्स हैं, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक। अब ये जो दो टाइप के लोग हैं, आप इनको क्या मैसेज देंगे? प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले ना लोग ना अपनी कमजोरी को ना अपनी खूबी बताते हैं। जैसे मैं कई कई लोगों से बात करता हूँ तो मुझे बोलते हैं सर आई एम नाइट पर्सन, आई एम नॉट द मॉर्निंग पर्सन। अब नाइट पर्सन मैं कितने बजे सोता है? कहता है 4 बजे सोता हूँ। उनको लगता है कि ये ना बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि अगर तुम नाइट में सब लोग सो रहे होंगे, उनको पता है किस तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। वो ये कहते हैं कि रात को सारी दुनिया सो रही है और देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाई एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो जो स्टडीज ये कहती हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मॉर्निंग पर्सन्स है ना, अगर आप कितने भी पुराने कर लो, कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देख लो, चाहे वो आप देख लो, दे आर ऑल दी मॉर्निंग पर्सन। वो एक्सरसाइज करते हैं, उसको कोई नहीं देखता, सब उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो सबसे पहला मेरा मैसेज उनके लिए है कि वो एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। तो नाइट का मतलब ये है कि आप 10 से 12 कर सकते हो, दैट इज मतलब समथिंग मैं कहूँ कि ये फिजिबल है, ये है, डुएबल है ये। अगर आप बोलो कि भाई मैं 5 बजे सुबह सो रहा हूँ तो दिस इज नॉट डुएबल, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ इन अ लॉन्ग टर्म। सेकेंड, जो बीपीओ वर्कर्स हैं, अब बीपीओ वर्कर्स जो काम करते हैं, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नॉट एग्जैक्टली द बीपीओ वर्कर्स, क्योंकि इवन जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो नर्सेज की ड्यूटी होती है, पैरामेडिकल, इवन डॉक्टर्स की भी, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं मेरे, वो भी काम करते हैं। बट मुझे लगता है कि जो वीकेंड टाइम है वो आपका एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर यू कैन कैच योर स्लीप। तो आप उसको, अगर आपको लगता है कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रात को नहीं सो पाता मैं, तो जो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन मिलते हैं, तो ट्राई टू कैच योर स्लीप, बिकॉज उसका लॉन्ग टर्म बहुत ही डिलीटेरियस उसके इफेक्ट है। स्लीप डेफिशिएंसी जो है, जैसे बहुत लोग स्लीप डेफिसिट हैं एंड अगर वो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो एक और क्वेश्चन यहाँ आता है कि कितना टाइम लगेगा टू गेट बैक ऑन ट्रैक? देखो, अगर आप मॉर्निंग वाला पकड़ोगे ना पार्ट, रात को सपोज आप कहते हो कि मैं रात को 1 बजे सोता हूँ और सुबह 10-11 बजे उठता हूँ, मैं कहता हूँ आप रात को 4 बजे सो के भी सुबह 6 बजे उठ जाओ। आप इस हैबिट को एक दिन के अंदर चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपकी सर्केडियन रिदम है, रिदम इज कनेक्टेड विद दी सूरज। जो सूरज का जो टाइम है, आपको आपको पता है पहले जमाने में जो लोग गुफाओं में रहते थे ना, जो गुफाओं में रहते थे, जो जिनको हम नोमैड्स भी बोलते थे, उस समय क्लॉक नहीं होती थी। स्टिल पीपल हैव सम आइडिया अबाउट, जो गुफा में भी लोग रहते हैं उनको ये पता होता है कि इस समय रफली सूरज आया, इस समय। अच्छा, आप रात को ना एक काम करो, आप बिल्कुल पिच डार्क कमरे में पूरा दिन रहो, रात को 10 बजे फिर भी आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपकी क्लॉक जो है ना वो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। तो इसीलिए ट्राई टू, आप अपनी क्लॉक को कन्वर्ज करने की कोशिश करो। आपको इसीलिए सुबह जल्दी उठो, भले ही रात को 4 बजे आप सो रहे हो, आप कहते हो कि मैं भाई मॉर्निंग, तो कोशिश करो मॉर्निंग में जल्दी उठो। आप अपनी एक दिन में अपनी क्लॉक को दोबारा रीसेट कर सकते हो। अच्छा, आपने इनिशियली आपने बोला था इस की बात की, वेप, हुक्का वगैरह। अब ऑब्वियसली कि लेसर इविल के नाम से लोग इसको प्रमोट करते हैं, बट अभी भी ये बाइफर्केशन नहीं पता कि हुक्का ज़्यादा खराब है, वेप ज़्यादा खराब है, और अगर खराब भी है कितना खराब है? देखो, सबसे पहले तो हुक्का तो बहुत खराब है, बहुत खराब इसलिए क्योंकि आप जब हुक्का आपने देखा होगा तो उसका ना ऊपर वाला पार्ट लोग चेंज करते हैं। हाँ। सपोज मुझे कोविड है, मैं बोलता हूँ कि मुझे कोविड हो गया, और मुझे कोविड ऐसा है कि जो कि ना सप्रेस्ड है, अभी पता नहीं है, हो सकता है मुझे कल पता चले, परसों पता चले। अब सेम मैंने वो हुक्के का जो पाइप था मैंने आपके साथ शेयर किया, नाउ सेम जर्म्स मैं आपके अंदर भी डाल रहा हूँ, मुझे टीबी है, सेम जर्म्स। तो स्मोक तो यूजुअली आप शेयर नहीं करते, 99% पीपल डोंट शेयर द स्मोक और द वेप और ई सिगरेट, आई वुड से, बट हुक्का तो शेयर होता है। तो इमेजिन द रिस्क ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस फर्स्ट, एंड यू टेंड टू स्मोक। एक स्टडी बताती है कि हुक्का जब आप पीते हो आधे घंटे का, दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट्स स्मोक्ड
ऑल टुगेदर, दैट स्टडी सजेस्ट. सो हुक्का इज वेरी वेरी डेंजरस. एक तो आपकी डिजीज के पार्ट में भी, और नंबर ऑफ स्मोकिंग्स दैट यू हैव स्मोक्ड. दूसरा, वेप इज इक्वली बैड, बट उसको प्रमोट लोग करते हैं कि यार वेप इज वेरी गुड, क्योंकि वेप के अंदर हम निकोटिन सिर्फ ले रहे हैं. बट अब मैं आपको बताता हूँ कि वेप का एक देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, उसको पॉपकॉर्न लंग बोलते हैं. पॉपकॉर्न लंग. तो इसको क्यों पॉपकॉर्न लंग बोलते हैं? अभी मैंने हाल ही में एक रील भी बनाई थी और एक स्टडी पब्लिश हुई है. मेरे पास अभी 18 साल का लड़का आया जिसको पॉपकॉर्न लंग था. मैं आपको बताता हूँ कि क्या है. पॉपकॉर्न को जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है उसके अंदर एक केमिकल यूज करते हैं जिसको डाई एसिटाइलिन बोलते हैं. वो सेम फ्लेवरिंग एजेंट वेप के अंदर यूज होता है. तो देखा गया कि जो लोग पॉपकॉर्न इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कुछ लोगों को पॉपकॉर्न लंग इसलिए हुई क्योंकि उनको लाइफ थ्रेटनिंग लंग का इन्फेक्शन हो गया जिसको ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस बोलते हैं. और ये स्टडीज हैं इसके अंदर कि कुछ लोग, जब मैं यूएस में था तो उसमें एक हमारे पास बंदा आया था अराउंड 20-21 साल का, इसी इंडस्ट्री में काम करता था. इमीडिएटली ही वॉज पुट ऑन द वेंटिलेटर एंड ही एक्सपायर्ड. तो दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. जो आप समझे ना कि आपको निकोटिन डालने के लिए आपको फ्लेवरिंग देनी पड़ती है सो दैट इट लुक्स प्लेजेंट. आपको अच्छा बनाना पड़ता है ना, कि आपको मजा आना चाहिए. तो वो जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं दे आर इक्वली बैड. अच्छा, ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी हमारी दादी और हमारे चाचा वगैरह तो गांव से हैं और ये तो कब से हुक्का पीते जा रहे हैं, वो तो 90s की एज तक जिए हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है. तो आपका क्या कहना है ऐसे लोगों को? देखो, मेरा कहना है आपके इससे है कि इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हरिद्वार जाते हैं, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है. अगर आप सपोज 50 की स्पीड पे हरिद्वार जाएंगे तो आप 4 घंटे में पहुंचेंगे. 100 की स्पीड पे जाएंगे तो आप 2 घंटे में पहुंचेंगे. अब मैं बोलूं आप 200 की स्पीड पे जाओगे तो आप 200 की स्पीड पे हरिद्वार तो जरूर पहुंचोगे, लेकिन पोटली में पहुंचोगे, आपकी हड्डियां अस्थियां ही जाएंगी वहां पे. अब चांसेस ऑफ डाइंग इज वेरी हाई व्हेन यू टच दैट स्पीड. तो सेम उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि आपको नहीं होगा. तो यही मैं आपको एक बिहेवियर बताना चाहता हूं कि एक स्टडी हुई जो यूएस में थी, उसके अंदर बताया कि एक्सीडेंट्स क्या चीज प्रिवेंट कर सकता है. तो जब बाद में उन्होंने ये देखा कि इट इज द ड्राइवर्स बिहेवियर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट्स, नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट द एजुकेशन, नॉट द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो अगर आपके दादा दादी को कुछ नहीं हुआ तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है. मेरे पास ना, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 30 साल का बंदा जो स्मोकर है उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है. तो हाउ डू यू से दैट? तो सिंपल है कि आप जब हेलमेट पहनते हो तो आपकी हेड इंजरी के चांसेस कम होते हैं, जीरो नहीं होते. लेकिन नहीं पहना होगा तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे. तो यही हम कंपैरिजन करते हैं. अच्छा, आजकल एक और नया ट्रेंड आ गया है, खासकर जो HNIs हैं उनमें, कि जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, स्मोक की हम लंग्स क्लियर करा गए, हम कहीं गए लंग्स क्लियर हो गई. ये लंग्स क्लियर कितना इफेक्टिव है? बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं. इट इज एज सिंपल एज कि आपने आग लगा ली, आपने पहले आग लगा ली और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज किया और उसको बुझा दी, और आपने बोला कि मुझे बिल्कुल भी कोई, मतलब बिल्कुल मैंने टोटल डैमेज कंट्रोल कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि स्टडीज ये कहती हैं कि आपने अगर एक, देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड अ स्मोकर, एक्स स्मोकर, नेवर स्मोकर एंड जिसको हम टी टॉटलर भी बोलते हैं. नेवर स्मोकर उसको बोलते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी सिगरेट नहीं पी. बट आप ये इंक्लूड कर रहे हो कि अगर पोल्यूशन भी आसपास, उसको हाँ, पोल्यूशन को. नेवर स्मोकर इज जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी. और नॉन स्मोकर, आपको सरप्राइज होगा, जिसने लेस देन 100 सिगरेट पी अपनी लाइफ के अंदर, उसको नॉन स्मोकर बोलते हैं. तो जो बंदा नॉन स्मोकर है उसका भी लाइफ टाइम रिस्क है कैंसर होने का, हार्ट अटैक होने का, जिसने 100 से कम सिगरेट पी है. और जिसने कभी नहीं पी, जिसको नेवर स्मोकर बोलते हैं, उसका कोई रिस्क नहीं है. बट नेवर स्मोकर, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई नेवर स्मोकर. देखो, नेवर स्मोकर की कैटेगरी में, जैसे मैं अपने आपको बोलूं तो आई एम नेवर स्मोकर, आई हैव नेवर स्मोक्ड एनी सिगरेट. दी पोल्यूशन पार्ट इज डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इट, बट जो WHO उसकी टर्मिनोलॉजी है दैट रिमेन्स द सेम. ठीक है कि वेदर की AQI बैड है, ये सब क्या है आपके हाथ में नहीं है, ये तो आपके हाथ, ये हमारे हाथ में. यस, तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर. स्पीड आपके कंट्रोल में है.
आपका जो ओवरटेकिंग है, जो zigzag है, दैट इज इन योर कंट्रोल. डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव एयर बैग्स, यू हैव अ सीट बेल्ट विच इज ऑन, तो आपको सीट बेल्ट होने से और एयर बैग्स होने से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. आपका बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो सर हमने इतनी सारी बातें की हैं, ऐसे कोई इनिशिएटिव्स आपकी टीम एंड आप कुछ ले रहे हैं जो हम इन स्लीप डिसऑर्डर्स को या जो ये जो लंग प्रॉब्लम्स हैं इनको हम केटर कर सकें? देखो, अभी मेरा एक स्टार्टअप मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ. अभी मैंने कंपनी लॉन्च की है विच इज़ अ बोरिंग मेडिकल कंपनी. सो आई एम दी रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट की है, तो आई एम दी मतलब मेरी वो पोजीशन है कंपनी के अंदर. तो उसके अंदर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च लंग डिटॉक्स एंड वेरियस अदर पिल्स, जैसे ब्रेकअप पिल है. ब्रेकअप पिल, हाँ. जैसे आजकल के बहुत यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि किसी को बॉडी शेमिंग है. जैसे ब्रेकअप इज़ वेरी वेरी कॉमन दीज डेज. और वो अल्टीमेटली जो ब्रेकअप है वो कब लोग पीपल टेक अप द स्मोकिंग एंड द अदर बैड हैबिट्स एंड इवन द सुसाइडल टेंडेंसीज. तो वी ट्राई टू ओवरकम दी दैट ब्रेकअप, बिकॉज आपकी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो कभी भी कुछ भी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस हो जाएं तो मरना किसी का संभव नहीं. क्योंकि आपके इमेजिन कि आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया, एक आपको पोजीशन तक पहुंचाया, और आपने सडनली आपके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं. तो वी ट्राई टू केटर दोज थिंग्स कि आपके थॉट्स को हम बेटर करेंगे, और विद द न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, नॉट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. क्योंकि कहीं ना कहीं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्लीप की जो पिल्स हैं वो हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं. सो वी आर गोइंग टू गिव यू द एडिक्वेट एडवाइस, एंड वी हैव विद अस सम दी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो कि आपको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमने उसको कस्टमाइज किया है, ताकि वो आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सके और आप जिंदगी में अपनी बेहतर कर सकें. सर, इस पूरे पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी बातें की, Thank फ्रॉम you. स्लीप डिसऑर्डर्स टू जो लंग प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं. तो इन द एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज एनी 3 टिप्स, एनी 3 सजेशंस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? अगर लंग्स की बात कहें तो लंग्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? जब बच्चा पैदा होता है ना, आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उल्टा लटका के उसको रुलाते हैं. वो रुलाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि उसकी लंग्स की मूवमेंट को स्टार्ट करना. तो लंग्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स जहां से लाइफ बिगिन होती है ना, वहां से लंग्स इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर लंग्स, इन्वॉल्व इन सम गुड एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज है, या किसी भी तरीके की आप वॉकिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, अपने बच्चों के साथ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए. आप पॉडकास्ट सुनते हो, हमारा पॉडकास्ट सुनते हुए आप वॉक पे जाइए. सेकेंड नंबर पे डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी डाइटरी के अंदर जो हमारी पुराने ज़माने की सज़ाएं होती थी ना, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अगर मान लो कि एग्ज़ाम के अंदर अच्छा नहीं किया, मम्मी बोलती थी आज भरता खिलाऊंगी तेरे को, आज तेरे को भिंडी खिलाऊंगी. और इमेजिन कि आज के ज़माने में सारे डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, सब लोग बोलते हैं कि सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि वो फाइबर आपके गट के अंदर ऐड करता है, आपकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी बेटर होती है. तो आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, आप फाइबर्स लीजिए इन द फॉर्म ऑफ द वेजिटेबल्स. और आप ये स्मोकिंग वोकिंग जो बताते हैं आजकल के जो लोग हैं ना, हुक्का है, इन सब से आप दूर रहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अपनी स्लीप के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, टाइमली सोइए और टाइमली उठिए. थैंक यू. That's awesome. Thank you so much sir for all the value additions and I'm sure बहुत सारी myths आज बस्ट हुई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता लगी हैं, and personally also speaking ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे भी implement करनी है, so that and I'm sure हमारे जो audience है and मैं दोनों ही implement करेंगे and उसकी कुछ अच्छी case studies आपके सामने ज़रूर आएंगी. So thank you so much. Thank you.